पेरेंट्स वर आस्किंग अबाउट किस तरह से ज्योग्राफी को कवर करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओवरऑल इसका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत मैटर करता है। नहीं ऑप्शनल या कंपल्सरी एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे लाजमी होते हैं जो कि एस्पायरेंट की एलोकेशन में होने में और ना होने में एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। देखते हैं स्कोरिंग ट्रेंड बहुत मैटर करता है। ज्योग्राफी में ऐसा सब्जेक्ट है इसका जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो बहुत अच्छा रहा है हमेशा से। स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा होने के बावजूद इसमें अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। तो जो ज्योग्राफी है 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है। पेपर 1 है दैट कंप्राइजेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और जो पेपर 2 है दैट इज बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी बोथ का कॉम्बिनेशन। जब भी कोई ऑप्शनल की एक प्रेपरेशन स्टार्ट करनी होती है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सिलेबस की प्रॉपर एवेल्युएशन और असेसमेंट। तो सिलेबस की असेसमेंट कैसे करनी है कि आपने सबसे पहले जो पीपीएससी की वेबसाइट से उसका सिलेबस डाउनलोड करना है और अपने पास रखना है, जैसे कि मैंने ये किया था। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी क्लोज करके। अच्छा, अब इसको किस तरह सक्सेस करना है, क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम होता है, हमने प्रिपरेशन ज्यादा करनी होती है। तो ये जो असेसमेंट है इसका मकसद ये है कि हम लोग कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम अपनी चीजों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किस तरीके से करना है कि कौन सी चीज एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और कौन सी चीज ऐसी है जो कि लीस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब इतना ज्यादा नहीं पूछी जा रही, यूजुअली इतना ज्यादा नहीं उनको पूछा जाता। तो जिस तरह की हमें पता है पेपर 1 के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं। मैंने क्या किया, एक तरफ अपना सिलेबस ओपन किया, दूसरी तरफ पास पेपर्स देखे। हर साल के पास पेपर अलग अलग से डाउनलोड करें और उसको पूरी तरीके से इवेल्यूएट करें। तो जिस तरह मैंने इसको फिर जब स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जिस तरह हमारा चैप्टर 1 था मैंने देखा उसमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे थे पेपर्स में। तो जो एक दफा पूछा जा रहा है उसको एक दफा अंडरलाइन करें, जो दूसरी दफा आपने देखा कि ये तो फिर रिपीट हुआ उसको दूसरी दफा भी अंडरलाइन करें, जो देखा तीसरी दफा फिर रिपीट हुआ उसको तीसरी दफा भी अंडरलाइन करें। इससे आपको क्या समझ में आएगी कि कुछ ऐसे जो डायमेंशन, कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनर के जरा फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। तो अब मैंने हर 8 चैप्टर्स को जो है मैंने क्लासिफाई किया है, मतलब उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है नहीं है। दी यूनिवर्स है, उसमें है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप देख समझेंगे ये बेस है ज्योग्राफी की। उसके अलावा लिथोस्फीयर में जो है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। अच्छा, ये काफी टॉपिक्स है, मैं ये आपके साथ सारे शेयर कर दूंगी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो है आपने कौन सा टॉपिक पहले अटेम्प्ट करना है, मतलब कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। इसमें अगर देखते हैं हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में जो बच्चे यूजुअली मैप्स वाला पार्ट छोड़ देते हैं, मतलब मैप्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन मैप्स वाला क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स देता है। मतलब उसका जो ट्रेंड होता है वो 16 to 18 मार्क्स के मतलब दरमियान में आता है। तो कोशिश करेंगे वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उसके बाद अपना जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट वाला जो सारा चैप्टर है जिसमें साइक्लोन्स हैं, टोर्नेडोज हैं और प्रेसिपिटेशंस हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, कोशिश करें कि इसको भी अटेम्प्ट करें, इसके सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके अलावा जो आपके पास लिथोस्फीयर वाला पूरा चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके सारे जो अर्थक्वेक है और उसके सारे प्रोसीजर्स, रॉयन की साइकिल्स, ईच एंड एवरीथिंग, और ये सारी चीजें जो कि मतलब इम्पोर्टेंट भी है और आपको ज्यादा से ज्यादा इसको अटेम्प्ट भी करना चाहिए। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जो बायोम्स हैं और जितने भी। अच्छा, अब दूसरा जो आ जाता है, जो दूसरा पार्ट आता है पेपर का जो कि पेपर 2 है, उसको जरा यूजुअली बच्चे ज्यादा लेंथी समझते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, आपने इसमें माइग्रेशन वाला फैक्टर तैयार करना है, उसका पुल एंड पुश फैक्टर जो वो तैयार करना है, आपने पॉपुलेशन ग्रोथ तैयार करनी है, आपने इन्वायरमेंटलिज्म, पॉसिबलिज्म, ये सारी चीजें जो है आपने तैयार करनी है। उसके अलावा ट्रेड रूट्स तैयार करें, ओशन की जो टाइड्स हैं, वेव्स हैं, वो सारा तैयार करें। उसके बाद इसमें जो पावर वाला टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारी जो सिलेबस की असेसमेंट है ये सब आपने खुद करनी है, किस तरीके से आपने पास पेपर को देख के। और अगर आपको मेरा ही वो चाहिए, मतलब मेरी ही की हुई आपको चाहिए सिलेबस की, तो वो मैं आपके लिए पिक्चर्स अपलोड कर दूंगी। अब जो बेसिक बातें हैं पूरे ज्योग्राफी के पेपर को लेके, अब वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कि आपने
क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास ज्योग्राफिकल जो टर्म्स हैं आपको वो पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम हर पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम हर पेपर को उसकी अपनी लैंग्वेज के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वो चीजें लिखें जब आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट आता है। क्योंकि जो साइंस के पेपर्स हैं, साइंस के पेपर्स में हमारे पास हर चीज की कोई ना कोई डेफिनेशन जरूर होती है। आप उसको प्रॉपर हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिखें, या फिर आपकी जो फर्स्ट हेडिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो आपसे क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी गई है। पहले इंट्रोडक्शन लिखें और जो क्वेश्चन की हेडिंग है सेम वो हेडिंग लिखें। उसके नीचे जो मेन हेडिंग्स आ जाएंगे, फिर नीचे सब हेडिंग्स है, सपोर्टिव हेडिंग्स है, वो सारी आपकी मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपकी मेन हेडिंग कौन सी है और सब हेडिंग्स कौन सी है। उसके अंदर फिर जब आप अपना एक क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई डायग्राम जरूर इंसर्ट करें। डायग्राम लगा दें, मैप लगा दें, और जब भी डायग्राम मैप करते हैं तो कोशिश करेंगे मतलब पेन के साथ पूरी इस तरह एक बॉक्स ड्रॉ करें, और उसके अंदर मतलब ये क्या करता है आपके पेपर की प्रेजेंटेशन को ज्यादा खूबसूरत बनाता है। फिर अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है पाई चार्ट्स आप बना सकते हैं, और पेपर 2 में खास तौर पे जिस तरह CPAC सारी चीजें आ जाती हैं तो उसके अंदर आपने अपनी रिपोर्ट्स को लिखना है। उसके अंदर आपने जो हम लोग डिफरेंट जिस तरह मैप्स आ जाता है या पाई चार्ट्स आ जाता है, इसी तरह आपने रिपोर्ट्स भी कोट करनी है। जिस तरह अगर हम क्लाइमेट चेंज का टॉपिक डिस्कस करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के अंदर हम लोग इंटर गवर्नमेंटल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो लिख रहे होते हैं। उसके अलावा जितनी भी यूएन की रिपोर्ट्स हैं वो लिखते हैं। जो हमारी रिसेंट क्लाइमेट के ऊपर कन्वेंशन हुई हैं हमने वो लिखना है। ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपके पेपर को थोड़ा सा बाकी बच्चों से सेपरेट करती हैं। और ये किस तरह से लिखना है कि आपने बोल्ड करके सेंटर में लिखना है। जितनी भी रिपोर्ट्स आपको याद आती हैं, जितनी भी आपको फैक्ट्स याद आते हैं, इसी तरह अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस तरह आपने डेफिनेशन लिख दी, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, तो आपने अब उसके अंदर जब आप लिखते हैं सिग्निफिकेंस लिखते हैं, उसको भी कोशिश करें कि सिग्निफिकेंस एक मेन हेडिंग में लिखें और उसके नीचे डिफरेंट सब हेडिंग्स ड्रॉ करें और एंड पे उनका एक मतलब फ्लो चार्ट बना दें। ठीक है। इसी तरह फिर क्या होता है कि आप अगर कॉजेज लिखते हैं तो कॉजेज को भी सिंपल कॉजेज लगा के खत्म ना किया करें। उसके आगे भी मतलब कोई जो सपोर्टिव हेडिंग्स है जिसमें आ जाता है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, मटीरियोलॉजिकल कॉजेज, फिजिकल कॉजेज और डिफरेंट कॉजेज। फिर इसी तरह अगर थ्रेड्स आ जाते हैं तो थ्रेड्स में भी हमारे पास डिफरेंट थ्रेड्स आ जाते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल थ्रेड्स हैं और पॉलिटिकल थ्रेड्स हैं, इकोनॉमिक थ्रेड्स हैं, और इसी तरह चैलेंजेस भी। मतलब हर चीज को कोशिश करें एक्सटेंसिव और फिर मल्टीपल हेडिंग्स में डिवाइड करते जाएं। इससे क्या होता है, इससे एक तो आपके पेपर की जरा प्रेजेंटेशन खूबसूरत होती है, दूसरा आपके पेपर की लेंथ भी ज्यादा जाती है। आप अक्सर बच्चों को पूछें, वो कहेंगे हमने 10 पेजेस का जो था क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, हमने तो 12 पेजेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। वो 10 और 12 पेजेस तक जाने के लिए भी एक टेक्निक है। उसमें क्या है कि उनके हर पेज के अंदर कोई डायग्राम आ रही होती है, हर पेज के अंदर कोई पाई चार्ट आ रहा होता है, कोई फ्लो चार्ट आ रहा होता है, कोई स्टेटमेंट आ रही होती है जो उन्होंने बोल्ड करके सेंटर में लिखी होती है, जो डेफिनेटली 4-5 लाइंस ऊपर से नीचे से मतलब वो आपकी ले लेता है। मतलब पेज आपका अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें साथ में। उसके बाद अच्छा, आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि आपको हर चीज आपके सामने लिखी हुई हो, क्योंकि अब टाइम कम है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको नोट्स बनाएं। लेकिन आपकी पेपर की प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि उनको पता, एग्जामिनर को पता चले कि आप एक वेल रेड स्टूडेंट हैं, आपने मतलब चीजें पढ़ी हुई हैं। उसके बाद जो हमारे पास ज्यादा पूछा जाता है, सब बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है कि जी रेफरेंसेस कहाँ से लें। तो अगर आपने रेफरेंसेस वगैरह लेने हैं तो रेफरेंसेस कहाँ से लेने हैं, डाटा कहाँ से इकट्ठा करना है, तो वो यही जो रिपोर्ट्स हम अपनी पूरी CSS की या पूरी PMS की जर्नी में पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कुछ हमारे पास लिखा हुआ होता है। तो वो अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, उसको लिखें। उसके अलावा आप वो कहाँ से ले सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ले सकते हैं, इंटरगवर्नमेंटल रिपोर्ट जो है उनकी रिपोर्ट्स ले सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की कितनी रिपोर्ट्स हैं आप वो सारी रिपोर्ट्स ले सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के जो इंडेक्सेस हैं वो कोट करें, पाकिस्तान के हर स्पेसिफिक क्वेश्चन जहाँ पे जरूरत है। उसके अलावा आप इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं या नेशनल मैगजीन्स हैं उनको पढ़ें, उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करें हर टॉपिक से रिलेटेड। जब भी आप रीडिंग करें, कुछ भी मिले वहां से उसको कट किया और अपने नोट्स के ऊपर पेस्ट कर दिया। उसके अलावा आपके पास
जो रिसेंटली वो कन्वेंशंस हो रही हैं, समिट्स हो रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी छोटा मोटा डाटा, खास तौर पे जिस तरह क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आजकल इतना कुछ चल रहा है, उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स में हम पढ़ते हैं कि ये एक मैस एक्सटिंक्शन इवेंट आने वाला है, या हम कहते हैं जो COP27 में फाइनेंशियली डिटरमिन्ड प्लान्स आए हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपने लाजमी पेपर के अंदर लिखनी है। और जो लास्ट जो COP27 था उसके अंदर क्या क्या चीजें थी जो कि मतलब मेन आइडियाज क्या था, टारगेट्स क्या थे, वो जो पेरिस क्लाइमेट एक्ट था उसके क्या टारगेट्स थे, वो अचीव हुए या नहीं हुए, और सारी जो मतलब सस्टेनेबल प्लानिंग्स हैं क्लाइमेट को लेके अपना बेहतरीन सा ये टॉपिक जो है इसको तैयार करें। उसके बाद जो हम लोग के पास मोस्टली आते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसके अंदर फिनोमेना आ जाता है, जिसमें टाइप्स आ जाती हैं, हर चीज आ जाती है, एंड पे मतलब जो कि ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं उसमें सोल्यूशंस पूछे जाते हैं। तो सोल्यूशंस में भी कोशिश करें कि आप टेक्नोलॉजिकल पार्ट जरूर लिखें, मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लिखें कि हर चीज जो बहुत ज्यादा इरिगेशन में खासतौर पे देखते हैं, एग्रीकल्चर में देखते हैं कि जो आउटडेटेड चीजें अब हमें उन्हें रिप्लेस करना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लानी चाहिए, हमें कुछ पॉलिटिकल सोल्यूशंस चाहिए, हमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स चाहिए। तो ये छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपने मॉडरलेस हर क्वेश्चन के अंदर आपने लिखने हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पेपर है बाकी सब कैंडिडेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये वो चीजें जो कि मतलब आपको हेल्प करती हैं अपने मार्क्स को गेन करने में। और लास्ट पे वही इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कोटेशंस लिखें, कोटेशंस याद करें, और जब कोटेशन आपको कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी कोटेशन लिखते हैं, साथ उसका रेफरेंस भी दें कि वो कोटेशन कहाँ से लिखी, किसकी कोटेशन है, वो रेफरेंस जो आप लिख रहे हैं, कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो कौन सी रिपोर्ट है, ताकि आपकी जो पढ़ने वाली या जो आपकी चीज है वो थोड़ी सी ऑथेंटिक लगे। तो ये सारा था ज्योग्राफी के बारे में। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि हम फ्लो चार्ट्स कहाँ से ढूंढने, हम लोग स्टेटमेंट्स नहीं मिलती वो कहाँ से ढूंढने, हम लोग डायग्राम्स कहाँ से ढूंढने। तो इसका सिंपल तरीका है, आप गूगल पे जाएं, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, जिस तरह आप टाइप्स ऑफ रोग पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी डायग्राम्स अगर आप नहीं ड्रॉ कर सकते तो आप उसका पूरे टॉपिक का जो नाम है गूगल पे पूरे टॉपिक का नाम लिखें, और जो गूगल में इंफॉर्मेशन होती है मतलब नीचे इमेजेस का एक वो आ रहा होता है लोगो, इमेजेस में जाए तो आपको उसमें से काफी सारी इमेजेस शो होंगी, तो उसमें से कोई भी आपको ऐसी स्पेसिफिक इमेज अच्छी लगे जिस तरह मतलब जिसको आप समझें कि आप पेपर के ऊपर लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो कोई पाई चार्ट है, चाहे वो कोई फ्लो चार्ट है, चाहे वो कोई मैप है, चाहे वो कोई डायग्राम है, किसी स्पेसिफिक एरिया की डायग्राम है, या कुछ भी कोई ऐसी अच्छी कोटेशन है, या कोई ऐसी अच्छी स्टेटमेंट मिल गई, कोई रिपोर्ट मिल गई, तो वो हर चीज आप अपनी स्पेसिफिक या एक सेपरेट पेज के ऊपर लिख लें। रेफरेंस का क्या तरीका होता है कि आप सबसे ज्यादा एक सेपरेट सिंगल पेज लें, सिंगल पेज लिया और एंड वाले जो कुछ डेज में या एक दिन लगा के उसके ऊपर सारे रिलेटेड लिख लें, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई 4-5 लिख लें, रेफरेंस लिख लें, कोट लिख लें, चार्ट बना लें, हर चीज बना लें, ताकि आपके पास डाटा इकट्ठा रहे। उसी तरह आपको ये रिपोर्ट्स हैं, 4-5 स्टेटमेंट इकट्ठी लिख लें, और फिर उस पेपर को बार बार देखें, याद करें, ठीक है, याद करें, क्योंकि याद करना एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बच्चे याद नहीं करते, लिखते रहते हैं। चीजों को याद करें ताकि आप पेपर में उसको उसी तरीके से प्रेजेंट भी कर सकें जिस तरह से आपने उसको याद किया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए वही इंपॉर्टेंट चीज कि आप प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन लिखें और उसको क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसको चेक करवाएं। जाहिर है टाइम कम है, चेक तो नहीं करवा सकते, मगर खुद से पेपर की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी करें कि आपको खुद वो पेपर देख के अच्छा लगे कि मतलब मैंने अच्छा लिखा है। अच्छा, और लास्ट पे जो बुक्स थी जो कि मैंने खुद पढ़ी थी या मतलब जिससे मैंने प्रिपरेशन की थी, उसमें एक बुक थी जो फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक थी, सरफराज अहमद बाजवा की। इसमें एक पुरानी बुक भी मिलती है, एक न्यू भी मिलती है, आप कोई भी ले लें, दोनों मतलब मॉडरलेस सेम ही है। उसके बाद जो थी दूसरी बुक थी वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की थी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो बुक है वो फजले करीम की है। इसमें 2 वेरिएंट्स है, एक तो है बहुत पुरानी है, बोल्ड बुक हाउस से आपको मिल जाएगी, और दूसरी एक ऑक्सफोर्ड की है जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसको टारगेट करती है। तो आप दोनों बुक्स ले लें, कुछ टॉपिक्स दोनों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो जो छोटी बुक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की वो बहुत अच्छी है। अगर आप इस तरीके से एक दिन लगा दें, अपने इसको असेस कर लें, सारा सिलेबस और सब कुछ कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन
इसको एक दो दफा पढ़ने के बाद इसको रिवीजन, इसको इस सब्जेक्ट को रिवीजन लाजमी दे, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें चीजें बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती हैं। जिस तरह टाइप्स ऑफ रोग्स हैं, हम लोग पढ़ को छोड़ रहे होते हैं तो फिर वो मिक्स हो जाते हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और प्रेजेंटेशन के लिए आप एक दो दफा क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट करके देखें, ताकि आपका पेपर अच्छा दिखे और जो आप लिखना चाह रहे हैं वो पेपर में वैसा ही लिख के आए। तो बाकी अब और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, उम्मीद है कि मैंने सारी बातें वगैरह इसके अंदर कवर कर दी होंगी। अगर मतलब मेरे से कुछ मिस हो गया तो आप मुझे प्लीज बताइए, इंशाल्लाह मैं उसको भी जरूर आंसर करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत से बच्चे मेरे से एस्से के बारे में भी पूछ रहे थे, तो एस्से के बारे में भी मेरा जितना भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।